हेलो गाइस। नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे इस चैनल के ऊपर एक सीरीज चल रही है पीसीएस बाण के नाम से, और एचसीएस का एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक है। यानी कि 26 अप्रैल को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाना है एचपीएससी के द्वारा। तो ऐसे में हम दिन प्रतिदिन जो है अलग अलग वीडियोज के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट को कवर करते जा रहे हैं। आज इस कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की मृदा। तो एक ही पेज के ऊपर पूरे के पूरे जो है चैप्टर को समेटा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इससे पहले हमने प्राकृतिक वनस्पति को लेकर के भी वीडियो बनाई थी, जिसमें आपने देखा है कि एक ही पेज पर भारत की पूरी जो है प्राकृतिक वनस्पति हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम भारत की इन मृदाओं का जिक्र करने वाले हैं, और इस संदर्भ में यदि आप वीडियो पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी एचसीएस की प्रिपरेशन की इस जो है धार को और ज़्यादा पैना करते हुए जो है आगे बढ़ सकें। चलिएगा, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि भारत की जो मृदा है वो उसका क्या क्या प्रकार है, कितने प्रकार की हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। तो पैतृक सेल, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव, ये चीज़ें हैं। यहीं से आपको जो है ऑप्शन में रख करके इन चीज़ों को एलिमिनेट करवाने के लिए एग्जामिनर दे देगा। और यदि आपने इन चीज़ों को नहीं देखा है, बिल्कुल शॉर्ट में जो है चीज़ आपके सामने पेश की जा रही है। तो पैतृक सेल, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव, ये ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की या किसी भी प्रकार की मृदा को जो है प्रभावित करते हैं। चलिएगा, इस संदर्भ में हम सबसे पहले देखने वाले हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से के निक्षेप से जो है हुई है। यानी कि नदियाँ जो जलोढ़ बहा करके लाती हैं अपने साथ, उनके निक्षेपण जो हो जाते हैं, उससे जो है ये मृदा बनती है। तो उनका निक्षेपण जो हो जाता है उससे ये मृदा बनती है। और भारत में 43% के ऊपर, यानी कि बहुत बड़े भाग, सबसे ज़्यादा मृदा जो है यहीं पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, आपसे पहले भी हमने इस बात को डिस्कस किया है कि दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो मृदा की विशेषताएं लेकर के, या फिर ये मृदा कहाँ पाई जाती है। इस तरह से आप बिल्कुल जो है सजग रहिएगा। मध्यवर्ती व तटीय मैदान में विस्तार इसका मिलेगा। मध्यवर्ती और तटीय मैदानों में ये पाई जाती है, और इसके अंदर ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी देखने को आपको मिलती है। और चूना पत्थर और पोटासियम, तो पोटास और चूना पत्थर जो है इसके अंदर, चूना आप कह सकते हो, चूना और पोटास की जो है इसमें अधिकता होती है। ये आप विशेषता याद रखेंगे। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये, कांप कछारी मृदा भी इसको कहा जाता है। तो क्या क्या याद रखेंगे, आपको याद रखना है सबसे पहले तो किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है, ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद कितने परसेंट भाग पर है, क्या ये सबसे ज़्यादा है, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, क्या इसमें नहीं पाया जाता, ये यहाँ दे रखा है सारे का सारा। चूना और पोटास अधिक, और ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी, इसको जो है कांप कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, और भारत की सर्वाधिक उपजाऊ ये मिट्टी है। तो इस प्रकार से जो है आप आगे बढ़ेंगे और जलोढ़ मृदा की बातों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखें तो वो है लाल मिट्टी। देखिए, दूसरा बड़ा मृदा वर्ग है ये, और 18% भाग के ऊपर इंडिया में ये पाई जाती है। उत्पत्ति इसकी आप कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी भारत में पृथ्वी की प्रारंभिक आर्कियन चट्टानों के दीर्घकालिक अपक्षय से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो आप देख पा रहे हैं। पहले आप ये देखिएगा कि लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। तो लाल मिट्टी इसका नाम है, तो लो ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। और विस्तार की यदि हम बात करें तो विस्तार आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी एमपी के साथ साथ झारखंड, लेकिन सर्वाधिक जो है तमिलनाडु में ये पाई जाती है। तो ये क्षेत्र इसके आप अपने हिसाब से जो है इंडिया का मैप देख करके, और साउथ में थोड़े से जा करके दक्कन की तरफ, और आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। पूर्व में भी बढ़ती हुई जो है ये आंध्रा तक, उड़ीसा तक जाती है।
तो ये सारी चीज़ें झारखंड भी आप देख पा रहे हैं। तो ये जगह आपको याद करनी है। इसमें भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। मोस्टली मिट्टी में कमी मिलेगी ये, किंतु एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पहले वाली मिट्टी में आपको बताया गया था पोटास की अधिकता ज़्यादा थी, चूना की अधिकता ज़्यादा थी और यही चीज़ें थी, इनकी कमी थी। लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम की अधिकता बता रहा है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। मोटे अनाज की कृषि जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी के लिए ये उपयुक्त है। ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के लिए उपयुक्त है और जल योजित होने पर पीली हो जाती है और वहाँ वहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें आपको दिखाई देंगी। तो ऐसे में आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट और नीस आप कहेंगे इसमें मिलती हैं और जल योजित होने पर ये पीली पड़ जाती है, रवे इसमें दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें, ये विशेषताएं जो है आप देख पा रहे हैं, ये लाल मिट्टी की आप याद रखेंगे कि 18% भाग पर दूसरा बड़ा जो है ये वर्ग है और प्रारंभिक जो है आर्कियन चट्टानों के दीर्घकालिक अपेक्षा से इनका निर्माण हुआ है। लो ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देती है और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी एमपी, झारखंड और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है ही। ये आप देख पा रहे हैं ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी, लेकिन एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम की अधिकता इसमें आपको दिखाई देती है। और मोटे अनाज जैसा कि आपको बताया गया है, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी के लिए उपयुक्त और ग्रेनाइट और निस जो है आग्नेय चट्टानें, यहाँ पर रवे भी इसमें बनते हैं और जल योजित होने पर ये पीली सी दिखाई देती है। ये सारी बातें जो है लाल मिट्टी को लेकर के आप याद रखेंगे। चलिएगा अगली मिट्टी हम देखते हैं, वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी की क्या विशेषता है आप देख पा रहे हैं। पठारी भारत के दक्कन लावा प्रदेश में ज्वालामुखी चट्टानों के अपेक्षा से इसका निर्माण हुआ है। ये बात पहले आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस किस प्रकार से पहले हमने जो है देखी थी कि किस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। उसके बाद हमने लाल मिट्टी को देखा और अब हम काली मिट्टी को देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पठारी भारत के दक्कन लावा प्रदेश में ज्वालामुखी चट्टानों की अपेक्षा से जो है ये निर्मित हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चरनोजम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले कि चरनोजम कौन सी मिट्टी को कहा गया जाता है, और यहाँ से लेटराइट, काले, पीली, लाल या जलोढ़ आपको ये सारी दे सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है उसके नाम से। और दक्कन ट्रैप व मालवा क्षेत्र में ये विस्तृत मिलेगी आपको। और भौगोलिक विस्तार जो है उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान व गुजरात में सर्वाधिक विस्तार इसका दिखाई देता है। सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र में आप देखेंगे। जहां लाल मिट्टी जो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा थी, तो ये काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन उसके साथ साथ आप देख लें उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी एमपी, दक्षिण पूर्व राजस्थान व गुजरात, ये भी क्षेत्र हैं। गुजरात के काठियावाड़ पठार, मध्य प्रदेश के मालवा पठार, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना पठार तथा सीमित रूप से कर्नाटक व तमिलनाडु में भी ये काली मृदा पाई जाती है। सारी चीज़ें अलग अलग से आपको दे दी गई हैं। और वहीं ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की इसमें कमी, जबकि चूना व पोटास की अधिकता। बिल्कुल ये विशेषता जो है जलोढ़ मृदा की तरह आपको दिखाई देगी, तो याद करने में बड़ी आसानी जाएगी। जल धारण करने की इसकी सर्वाधिक क्षमता है, ये भी आप ध्यान रखें। वहां भी आपको ये देखा गया था आपने। और रेगड मिट्टी भी इसको कहा जाता है, कपासी मिट्टी कहा जाता है। गिल्ली होने पर फूल सी जाती है, चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। सतह जुताई वाली मृदा इसको बोला जाता है और नमी बनाए रखती है लंबे समय तक। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये कितनी सारी बातचीत आपके सामने हो गई है, इसको लेकर के वो आप देख सकते हैं कि पठारी भारत के दक्कन लावा प्रदेश में ज्वालामुखी चट्टानों के अपेक्षा से इसका निर्माण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो है चरनोजम कहा जाता है। दक्कन ट्रैप व मालवा क्षेत्र में ये विस्तृत दिखाई देगी। भौगोलिक विस्तार इसका जो है उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र और आप देख पा रहे हैं पश्चिमी एमपी और दक्षिण पूर्व राजस्थान व गुजरात। सर्वाधिक जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। गुजरात की काठियावाड़ पठार से लेकर के एमपी के मालवा पठार, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना पठार तथा सीमित रूप से जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी हमने बताई है, जबकि चूना व पोटास जो है इसमें अधिक मात्रा में आपको दिखाई देंगे।
जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता इसके अंदर होती है। इसको रेगड़ या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। गीली होने पर ये फूल सी जाती है, चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये सिकुड़ सी जाती है। सतह जुताई वाली जो है ये मृदा आप कह सकते हो, और नमी को बहुत लंबे समय तक ये बनाए रखती है। ये बातचीत हमने की है। चलिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे अगली मिट्टी, और वो है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी जो है अधिक आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में आपको दिखाई देगी। मृदा की ऊपरी सतह से जो है उर्वर तत्व घुलकर नीचे चले जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैओलिन की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग जो है सफेद दिखाई देता है। देखिए, लाल मिट्टी में आपने देखा था कि लो ऑक्साइड के कारण जो है उस मिट्टी का रंग लाल था, तो यहाँ जो है ये सफेद रंग इसका कैओलिन के कारण दिखाई देता है। ये सफेद लेटराइट मृदा भी कहलाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा व अधिक तापमान, जैसा कि आपने प्राकृतिक वनस्पति देखते हुए उसी इलाके में ये पड़ती है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ये आपको पश्चिमी घाट, उड़ीसा तट और शिलोंग पठार में पाई जाती है ये मिट्टी, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक विस्तार जो है इसका केरल और महाराष्ट्र में है। तो काली मिट्टी का भी आपने देखा है महाराष्ट्र में विस्तार, इसके साथ साथ इसका केरल में भी, महाराष्ट्र के साथ साथ, और इसके अलावा पश्चिमी घाट, तमिलनाडु का की शिवराय पहाड़ियाँ, उड़ीसा का तट, झारखंड की राजमहल पहाड़ियाँ, मेघालय का शिलोंग पठार और असम की मिकिर और रेगमा पहाड़ियाँ, ये जो हैं इसके विस्तार के लिए जो है जानी जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका विस्तार मिलता है। और वहीं ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटासियम साथ में मिल गया है। पोटास नहीं है इसमें क्योंकि कमी, और लोह और एल्युमिनियम की अधिकता इसमें, यानी कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अम्लीय होने के कारण जो है इस मृदा में चाय, कॉफी, मसाले, काजू और सिनकोना आदि की खेती की जाती है। और उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक इसमें डाले जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो एक बार फिर जो है शॉर्ट में मैं बता दूं आपको कि ये अधिक आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है ये लेटराइट मिट्टी। और मृदा की ऊपरी सतह से उर्वर जो है तत्व घुल करके नीचे चले जाते हैं। कैओलिन की अधिकता के कारण जो है इस मृदा का रंग सफेद हो जाता है। यह सफेद लेटराइट मृदा भी कहलाती है। 200 सेंटीमीटर से लेकर के यानी कि सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा व तापमान की इसमें जरूरत होती है। पश्चिमी घाट में ये पाई जाती है। उड़ीसा तट और शिलोंग पठार में भी आप कह सकते हो इसका विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो केरल और महाराष्ट्र में है। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट, तमिलनाडु की शिवराय पहाड़ियाँ, उड़ीसा का तट और झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में ये पाई जाती है। और साथ में कह सकते हो ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की इसमें कमी, लेकिन लोह और एल्युमिनियम के ऑक्साइड ये प्रचुर मात्रा में जो है प्रचुरता कह सकते हो आप इसमें देखी जा सकती है। अम्लीय होने के कारण इस मृदा में चाय, कॉफी, मसाले, काजू और सिनकोना आदि जो है की खेती की जाती है। और उपजाऊ बनाने के लिए इसमें उर्वरक डालने पड़ते हैं। तो ये थी आपकी लेटराइट मिट्टी। और अब लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मरुस्थलीय मिट्टी। पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ये देखने को मिलेगी। और खाद्यान्नों की कमी के लिए पूर्णतः उपयुक्त है ये, यानी कि सुटेबल नहीं है। किंतु ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज और सरसों की खेती इसमें की जाती है। तो क्या क्या बातचीत हमें इसमें करनी है कि ये पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में ये पाई जाती है। खाद्यान्न की खेती के लिए जो है ये सुटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा अनाज जो है ज्वार, बाजरा वगैरह या सरसों आप कहेंगे, इसमें खेती की जाती है। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ आप देख पा रहे हैं, मृदाएं देख पा रहे हैं। तो आप मोटा मोटा इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिया का मैप इस तरह से है। तो उसमें ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इसमें जलोढ़ मृदा आप मान लें, यहाँ पर्वतीय मृदा आप मान लें, यहाँ मरुस्थलीय मृदा, काली मिट्टी का ये क्षेत्र, लाल मिट्टी ये, और लेटराइट मिट्टी ये, इस तरह से आप देख सकते हैं। और अपनी कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए। तो इस प्रकार से जो है हम 100 टॉपिक्स को लेकर के चल रहे हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि कितनी मेहनत करके आपके साथ ये चीज़ें जो है शेयर की जाती हैं। और किसी प्रकार का जो है आपको एक टॉपिक के लिए 20-20, 30-30 या फिर उससे ज़्यादा पेजेस न पढ़ने पड़े, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है तैयार करके आप तक पहुंचाया जाता है। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।